जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एच के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 की सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। मॉडल पेपर ये फर्स्ट है, जिसमें से इस मॉडल पेपर में हमने PYQ क्वेश्चन से लिए हैं। आपको पता ही है कि जो भी आपके अभी तक एग्जाम हुए हैं उसमें PYQ क्वेश्चंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हर साल जितने भी आपके सीटेट की परीक्षा होती है, हर एक पार्ट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, जो नया क्वेश्चन छपता है, तो उसकी जो भाषा होती है, उसका जो मेथड होता है, हमेशा PY क्वेश्चन पर ही आधारित होता है। यानी कि PY क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं से आपको सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट। साथ ही हम आपको बताएं दोस्तों कि अन्य सब्जेक्ट की मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी बेस्ड वीडियोस देखनी है, NCERT बेस्ड, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। जैसे आपका सामाजिक विज्ञान का एक हमने थोड़ी लॉन्ग वीडियो डाली, लगभग 1 घंटे 45-40 मिनट की वीडियो है, जिसमें से कक्षा 6, 7 और 8 हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक पॉलिटी की NCERT बाय नोज एक एक लेसन की, यानी कि लेसन बाय लेसन एक ही वीडियो में हमने कवर करके तीनों कक्षाओं का NCERT नोट्स दे दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट हमने 10 से 15 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। अब मॉडल पेपर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आते है इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का मॉडल पेपर फर्स्ट। तो ठीक है बेटा, मॉडल पेपर ये फर्स्ट है, जिसमें से कुल कितने क्वेश्चन होते हैं आपके। जो आपका सीटेट की परीक्षा होती है उसमें जो आपका पेपर 2 होता है, तो सब्जेक्ट वाला हमेशा कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से लगभग 10 से 15 नंबर की पेडागोजी होती है, बाकी आपका कंटेंट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन कौन सी शक्तियां शामिल रही। यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसके लिए, कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी शक्तियां शामिल थी। क्या आपका पाल, चोल, राष्ट्रकूट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है पाल, प्रति और गुजहार और राष्ट्रकूट, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है चोल, पांडव, पल्लव, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो कौन कौन से इसमें शक्तियां शामिल रही है आपकी। आपका करना क्या है, जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे यहाँ पर एक का ए या बी या सी या डी जो भी लग रहा हो, तो सीधा ए, आगे जो भी आपको विकल्प लग रहा हो उस विकल्प को यहाँ लिखकर सीधा कमेंट करिएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा कमेंट हो सकता है आपको टाइम लग रहा है, इसलिए पूरा न लग करके आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहीं पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि आपका पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य जो है आपका कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर देते रहिए। उससे क्या होगा, आपका भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका किताबुल हिंद रचना किसकी है। तो किताबुल हिंद जो रचना किसकी है, अमीर खुसरो की है, इब्न बतूता की है, अलबरूनी की है, फिर फिरदौसी की है। तो यहाँ पर बेटा सही जवाब आप क्या जाएगा, किताबुल हिंद किसकी रचना है, यह है अलबरूनी की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे हुए हैं। तो देखिए जो आपका कौन सा जो राजा था या शासक था जिसकी अधिकांश अभिलेख लिखे गए, तो सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए हैं किसने, अशोक ने। और जो है इन्होंने ही इनको ही भारत में अधिक अभिलेख लिखने का जाता है कि इन्होंने ही अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब इन्होंने अभिलेख जो लिखवाए थे किस भाषा में, क्या प्राकृत और ब्राह्मी में, संस्कृत और ब्राह्मी में, पाली और खरोष्टी में, या फिर हिंदी और देवनागरी में। तो इन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया, लेकिन सर्वाधिक की बात आती है बेटा, तो सर्वाधिक प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। बाकी संस्कृत में लिखवाए, ब्राह्मी में लिखवाए, पाली, खरोष्टी, हिंदी, देवनागरी सब लिखवाए हैं, लेकिन सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया, अधिकांश में। तो अधिकांश अभिलेखों में इन्होंने प्राकृत और जो है ये ब्राह्मी भाषा लिखवाई है, ठीक है। आता ये भी पूछता है कि अशोक ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था। तो अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्मों को अपनाया था, ठीक है। बौद्ध धर्म को अंतिम समय में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का नाम कितनी बार आया हुआ है। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन आता है, तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और इसमें गंगा और यमुना नदियों का कितनी बार प्रयोग आया है, क्या 100 बार आया है, एक बार आया है, 12 बार आया है, फिर कोई नहीं।
तो ध्यान दीजिएगा सही इसका जवाब क्या हो जाएगा, केवल एक बार आया, ठीक है, केवल एक बार, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल एक बार गंगा और एक बार यमुना का नाम आया। सबसे पवित्र नदी पूछता है इसकी, तो आप जो है सरस्वती मिलता है तो सरस्वती लगाइएगा। और सर्वाधिक बार प्रयोग किस नदी का हुआ है, तो सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का प्रयोग हुआ, नाम सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। गंगा और यमुना नदियों का जो है प्रयोग नाम कितनी बार लिया गया, तो एक बार इस वेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था, तो क्या वह बलबन था, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक था। तो देखिए बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू किया था, तो ये लागू किया था बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी, जिसमें से सैनिकों का वेतन निर्धारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था, या क्रांति जिसको कहते हैं, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड काइनिंग था, डलहौजी था, कर्जन था, या फिर रिपन था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड काइनिंग, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड काइनिंग यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बैरकपुर से 24 बटालियन से मंगल पांडे इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ये भी पूछता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने कहाँ से किया था, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, कानपुर से नाना साहब ने किया था, और आपका कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। अब आपको ये बताना है कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो ये हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की था, राजा राम मोहन राय ने, ज्योतिराव फुले ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जो समाज है कौन को, किस समाज की स्थापना किसने की, आपको ये भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया है सत्यशोधक समाज, तो जब सत्यशोधक समाज, तो आप किसको लगाएंगे, ज्योतिराव फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस राज्य से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो धौलावीरा राज्य था, ये किससे संबंधित है, आपका पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, या फिर राजस्थान से। तो सही जवाब क्या जाएगा आपका, गुजरात, ठीक है बेटा। जो धौलावीरा था ये आपका गुजरात से संबंधित था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा किस विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, जो चचनामा है ये किस विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, क्या कुषाणों का, या फिर अरब के सिंध विजय का, या फिर हुणों का, या फिर मंगोल का। तो जो चचनामा है बेटा, ये आपका अरबों की सिंध विजय का इतिहास है, किसका, अरबों की सिंध विजय का इतिहास है, क्या, चचनामा, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा चचनामा अरबों से संबंधित है, अरबों की विजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित है, तो अजंता की जो गुफाएं रही हैं वो किससे संबंधित, क्या जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, या फिर आपका आजीवक संप्रदाय से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जाएगा बेटा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जाएगा बौद्ध धर्म। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर दिए थोड़ा सा, तो सही रहेगा आपके लिए भी, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे आंसर देने से पहले आप तुरंत करेक्ट जो है सीधा जो भी क्वेश्चन हो उसका क्वेश्चन नंबर और ABCD जो हो सीधे लिखकर टाइप कर दीजिए। बहुत लंबा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में ही कर दीजिए आप। अगला है आपका, मुगल काल में जब्त प्रणाली का संबंध किससे था, तो क्या न्याय से था, राजस्व से था, सैन्य अवस्था से था, फिर धार्मिक कर से था। तो जब्त किससे संबंधित था, तो जब्त किसको कहते थे बेटा, ये राजस्व था, ठीक है, रेवेन्यू, राजस्व यानी रेवेन्यू को जब्त प्रणाली थी, ठीक है। मुगल काल में जब्त किसको कहा गया, राजस्व को, यानी कि रेवेन्यू को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, मुनरो, या फिर वेलेजली। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, सही जवाब जाएगा आपका कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जो है स्टार्ट किया था, ठीक है, कौन, कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था, पूना पैक्ट पूछा कब हुआ, तो क्या लिखेंगे आप, सीधे लिखेंगे आपका 1932, ठीक है। अब वहां पर पूछा है किसके किसके मध्य हुआ था, क्या गांधी और जिन्ना के मध्य हुआ था, गांधी और अम्बेडकर के मध्य, अम्बेडकर और नेहरू के मध्य, या फिर गांधी और इरविन के मध्य। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गांधी और अम्बेडकर के बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, 1932 में की बात है ये।
नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या मोतीलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी आपका, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? देखिए सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो यही वो अधिवेशन था 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने आपका लाहौर के रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है स्थापना कब हुई? तो क्या बताएंगे अब? 28 दिसंबर 1800, सॉरी, हाँ 1885 में, ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ से? मुंबई के संस्कृत वैदिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से, ठीक है, मुंबई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुर्तगाली यात्री ने 1998 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो क्वेश्चन कई तरह से घुमाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है कुछ भी पूछे, आपका यह पूछा कि भारत की खोज किसने की, ठीक है, या भारत पर कौन सा पुर्तगाली आया और उसका नाम पूछे, या वर्ष पूछे, कुछ भी पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा। किस पुर्तगाली ने 1498 में भारत आए और समुद्री मार्ग की खोज की? तो क्या कोलंबस था, वास्को डी गामा था, या फिर गैमलन था, या फिर आपका बार्थोलोमियस डियाज था? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा ने जो है 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था ये, ठीक है। और उसके बाद राजा जम्बोजी के घर गया था। ये क्या करने आया था? ये आपका मसाले के व्यापार के लिए भारत आया था। उससे पहले भारत की खोज के लिए कौन निकला था? तो कोलंबस निकला था, लेकिन किसी कारणवश समुद्री लहरों से ये पहुंच गया था अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने की पूछे? तो कोलंबस ने की। भारत की पूछता है तो आप वास्को डिगामा बताएंगे। कब किया? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेटल कहते हो, क्रूड कहते हो, प्रॉपर्टी कहते हो, फिर मैग्ना कहते हो? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? ये सही जवाब जाएगा आपका सबसे ऊपरी परत जो होती है बेटा, वो होती है आपकी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। और सबसे मध्य की क्रोड कौन सी है? सबसे मध्य की परत कौन सी होती है? तो क्रोड होती है। ऑप्शन बी जाता तब सबसे मध्य की पूछता, लेकिन यहाँ पूछा था सबसे ऊपरी परत जो जिस पर रहते हो, ये वाली, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टी। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन, देखिए जीवाश्म क्या होते हैं? जो पृथ्वी के नीचे सड़े गले अवयवों से बनता है उसको जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसियल फ्यूल। इसमें से कौन सा नहीं? तो क्या कोयला, या फिर पेट्रोलियम, या फिर प्राकृतिक गैस, या फिर जलाऊ लकड़ी? तो एकदम आसान सा सवाल है। सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? जलाऊ लकड़ी जो होती है ये आपके प्राकृतिक सॉरी, जीवाश्म जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्राकृतिक है, लेकिन ये जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म आपका कोयला मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, और प्राकृतिक गैसें जीवाश्म ईंधन के रूप में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये जलाऊ लकड़ी प्राकृतिक ईंधन है, जलाऊ ईंधन ओ सॉरी ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महानगरों को जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महानगरों को जोड़ता है? क्या प्रशांत और अटलांटिक को, आर्कटिक और प्रशांत को, या हिंद और प्रशांत को, या फिर आपका अटलांटिक और हिंद को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा यहाँ पर बेरिंग जल डमरू मध्य को पूछता है तो आर्कटिक और प्रशांत को ऐड करता है, ठीक है, यानी जोड़ता है। किसको? आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। आपसे पूछे सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, ठीक है। और सबसे गहरा कौन सा होगा? तो आपका प्रशांत होगा। सबसे बड़ा और गहरा दोनों प्रशांत ही है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो आर्कटिक को और प्रशांत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? क्या समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका मौसम संबंधी पूछा है ना, तो मौसम संबंधी आपका समताप मंडल में होंगी, ठीक है। समताप सॉरी क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में आपका मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यानी कि आईएसटी
किस देशांतर से लिया गया? तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने हर बार लगभग हर प्रैक्टिस सेट में से इस क्वेश्चन को लिया था। तो क्या 82.5 डिग्री यानी कि 82 मिनट 30 सेकंड, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, या फिर, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। यहाँ पर आपका सही करेक्ट क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है, यानी कि ईस्ट। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, आपसे पूछे कि जीएमटी से कितना आगे चलता है? जो भारत का मानक समय है, ये जीएमटी से कितना आगे चलता है? तो यह कहाँ, ये पहले बताइए कि आप ये भारत का मानक समय लिया कहाँ से गया है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से, कहाँ से? नैनी नामक स्थान से लिया गया, जो कि आपका उत्तर प्रदेश की ये जगह है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, जिसका नाम बदल कर प्रयागराज हाल ही में किया गया था कुछ साल पहले, वहाँ का एक नैनी नामक स्थान है ठीक है। तो यहाँ से आपका मानक समय लिया गया भारत का। अब आपसे पूछता है कि जीएमटी से कितने घंटे आगे होता है? तो 5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट आगे होता है, यानी 5.5 घंटे जीएमटी से आगे चलता है आपका समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो आप क्या बताएंगे? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, ठीक है। ये पूछ रहा है किस नदी पर स्थित है? तो क्या गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, या फिर गोदावरी? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मांजुली जो है, ये किस पर स्थित है? तो देखिए, ये है किस पर? ब्रह्मपुत्र पर, ठीक बेटा, ब्रह्मपुत्र। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो आप क्या बताएंगे? विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछता तो आप नील नदी के साथ जाते, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रवाह की दृष्टि से पूछता कि प्रवाह या क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप किसके साथ जाते? फिर अमेजन नदी के साथ जाते। अगर पूछेगा भारत की जो है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, ठीक है। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। आप ये बताएं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस ये कहाँ पर, भारत के किस राज्य में बहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बेटा उत्तरी अमेरिका। जो पेरी घास के मैदान है, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल खरीफ है? तो इसमें से खरीफ फसल कौन सी है, आपको ये बताना, ठीक है। खरीफ फसल कौन सी है? क्या गेहूं है, सरसों है, या चावल, या फिर मटर? तो खरीफ फसल जो है बरसात के टाइम होती है, उसको क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो बरसात में कौन सी होती है फसल? धान या चावल, जिसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है लगभग नवंबर के आसपास हो जाती है रबी फसल। तो रबी फसल कौन कौन सी हो जाएगी? गेहूं, सरसों और मटर, ये सभी क्या है? रबी फसल में आती हैं, यानी कि ये नवंबर में बो जाती हैं और कटती कब है? ये होली के बाद कटती है, ठीक है, यानी कि अप्रैल में कटती है धूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बात स्वेज नहर की है, तो क्या भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है, या फिर आपका ऑप्शन बी है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, या भूमध्य सागर और काला सागर जोड़ती है, फिर काला सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जब भी आए, स्वेज नहर भूमध्य और लाल को जोड़ती है, ठीक है। भूरा और लाल आप याद रखिएगा, भूरा और लाल मिलकर क्या बनता है? स्वेज। किसी ट्रिक के द्वारा आप याद रखिए, तो भूरा और लाल इक्वल टू स्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, सतपुड़ा है, अरावली है, फिर नीलगिरी है? तो सबसे पुरानी की बात आती है बेटा, तो सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी? सबसे पुरानी हो जाएगी यहाँ पर अरावली, ठीक है, अरावली है। और ये किस राज्य में सर्वाधिक है? फैली तो आपके कई राज्यों में है, राजस्थान में फैली है आपका, और हरियाणा में है, पंजाब में, और दिल्ली तक ये जाती है, ठीक है। लेकिन सब सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक अरावली राजस्थान में फैली, ठीक है बेटा, राजस्थान में। राजस्थान को ये जो है आंधी तूफान और जो आपका डस्ट है, ठीक है, बालू उड़ने से, ये उससे रोकती है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान में सर्वाधिक है ये। नेक्स्ट है आपका, चिनूक क्या है? तो आपका चिनूक क्या एक ठंडी हवा है, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा है, या एक समुद्री धारा है, या फिर एक प्रकार का चक्रवात है? तो ये सही जवाब इसमें क्या जाएगा? जो बेटा चिनूक है, ये अमेरिका में बहने वाली एक गर्म हवा है, ठीक है, अमेरिका में बहने वाली एक गर्म हवा है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूम जो आपका भूकंप आता है उसकी तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का, इस सिस्मोग्राफ का, या फिर हाइग्रोमीटर का, या फिर थर्मोमीटर का? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब जाएगा बेटा सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ से आप क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अब आप ये बताएं भूकंप का जो भूकंप आता है तो उसके बिंदु को क्या कहते हैं? जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? हमने कई बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार मतलब बहुत बारों का रिपीटेड है। क्या 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 1 दिसंबर? तो सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? सही जवाब बन जाएगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। अब आप ये बताएं 22 अप्रैल को क्या मनाते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? क्या शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति या फिर शनि है? ठीक है, तो चल अभी तक वर्तमान में कितने हैं? अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। एक हटा दिया गया है, प्लूटो को हटा हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहा था, अनिश्चित कक्षा में। और परिभाषा हमारी कहती है जो निश्चित कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाए वही जो होते हैं ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8 ग्रह हैं। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? तो सही हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह जो है ये ग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, और जो शुक्र है, शुक्र ये सबसे ज़्यादा चमकता हुआ ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की बहन है। और भी इससे कई सारे क्वेश्चन पूछता है जिसके आंसर आपका शुक्र बनता है। ठीक है, तो यहाँ अब आप बताइए शनि ग्रह के बारे में कोई एक फैक्ट आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो देखिए मसालों का बगीचा किसको कहेंगे? ये किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को, केरल को, कर्नाटक को, या फिर आंध्र प्रदेश को? तो बात आई है आपका किसका? बात आई है आपका मसालों का। तो मसाला अभी हमने क्वेश्चन में बताया था कि वास्को डी गामा किस राज्य में आया था? जो 1498 में वास्को डी गामा भारत आए, कब आया था? 1498 में। ठीक है, कब? 1498 में भारत आया था। कब आया था? भारत आया था 1498 में। ठीक है, तो ये कहाँ पर आया था? केरल में आया था ना। हमने आपको बताया था मसाले के व्यापार के लिए तो कहाँ आया था? केरल में। तो याद रखिएगा केरल जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसाला सबसे ज़्यादा किस राज्य में होते हैं? केरल में। यहाँ पर अगर मसाला हटाकर पूछ लेता आपसे कॉफ़ी का बगीचा या कॉफ़ी किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, तब आप क्या बताते? कॉफ़ी की बात आती तो असम बताते। अब क्या बताते? असम। कॉफ़ी असम हो जाती और मसाला केरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो 21 किससे संबंधित है आपको ये बताना है। क्या वाक स्वतंत्रता से, यानी बोलने के स्वतंत्रता से, फिर धर्म की स्वतंत्रता है, फिर जीवन का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब देगा बेटा जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार 21 से संबंधित है। अगर यहाँ पर सीधा 21 ए कर देता तो आप क्या बताते? मान लो अनुच्छेद 21 बता देता तो क्या इसमें लगाते? तो फिर हो जाता है शिक्षा का अधिकार। हो जाता है क्या? शिक्षा का अधिकार हो जाता है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार में क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार यानी 21 में आपका मतलब 21 ए में आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। ये संविधान संशोधन कौन सा था? 86 वह संशोधन था जो कि कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, 2002 में संशोधन हुआ, 86वां संशोधन, जिसको आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को, अनुच्छेद 33 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर नीति निषेधक तत्व को? तो आत्मा का संविधान किसको कहा गया है? सही जवाब यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 23 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, राज्यसभा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर अस्थाई? तो कई बार हमने आपको बताया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करते रहिए। तो राज्यसभा इकलौता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, चाहे आपका फिर लोकसभा हो या विधानसभा, सबका कार्य। जब बात आएगी आपका किसका, राज्यसभा का, तो आप 6 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, तब क्या आप करेंगे, 6 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत की वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो क्या ऑप्शन ए है 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, या 18 साल, या फिर आपका है बेटा, यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, सी। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 18 साल। 18 साल में जो है आप मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। पहले इसकी एज क्या थी, पहले 21 थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसको कम करके 18 वर्ष कर दिए गए। अब आपको ये बताना है कि 18 वर्ष जो की गई है, 18 वर्ष ये किस अनुच्छेद के तहत की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ भारत में? क्या 2002 में, 2005 में, 2009 में, या फिर 2010 में? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, आरटीआई भारत में कब लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संसद में शामिल हैं, तो भारतीय संसद में क्या केवल लोकसभा या फिर लोकसभा राज्यसभा, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब बेटा जो जाएगा वो जाएगा आपका राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये भारतीय संसद के हिस्से होते हैं। कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अच्छा, आप ये बताएं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ से आपको इतना बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो क्या 42वें संविधान संशोधन, 44वें, या फिर 73, या फिर 86वें? ठीक है, तो किससे जोड़ा गया है? अब आपको सही जवाब क्या है उसको लिखना होगा। तो यहाँ सही जवाब बेटा क्या जाने बचेगा, ये सही जवाब बनेगा आपका 42वें संविधान संशोधन में, किसके, 42वें में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या जिला परिषद होगा, पंचायत समिति होगी, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर ग्राम सभा होगा? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्राम पंचायत। क्या जाएगा, ग्राम पंचायत जो होगी ये आपकी सबसे निचला स्तर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि धन विधेयक यानी कि मनी बिल किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी में, या फिर विधान परिषद में? तो यहाँ पर बेटा सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका लोकसभा। लोकसभा जहाँ पर आपके सभी सांसद बैठते हैं, तो यहीं पर आपका धन विधेयक पास किया जाता है, यानी मनी बिल कहाँ पास होगा, आपका लोकसभा में पास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो न्यायपालिका स्वतंत्रता पर इसका क्या अर्थ होगा, क्या न्यायाधीश सरकार के निर्देश पर काम करते हैं? क्या ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यायपालिका विविधिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है, या फिर न्यायाधीश का चुनाव जनता करती है, या फिर न्यायाधीश अपनी मर्जी से कानून बना सकते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यायाधीश सरकार के निर्देश पर काम नहीं कर सकता है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा क्या, गलत। ठीक है, ऑप्शन ए गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो सरकारें होती हैं, सॉरी जो न्यायाधीश होगा वो सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगा। उसका मतलब होता है कि अपना स्वतंत्र स्वतंत्र मतलब ये स्वतंत्र है कि उचित और अनुचित के बीच को ज्ञान करके उसका सही रिजल्ट जारी करे और जो है सही न्याय दे। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि न्यायपालिका विविधिका और कार्यपालिका का नियंत्रण से ये मुक्त है, ये सभी तरह से मुक्त है, और ये न्याय करने के लिए न्याय करने का काम करती है। ठीक है, तो सभी से मुक्त होती है इनके नियंत्रण से।
इन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है ऐसे। नेक्स्ट है आपका घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब आया? तो क्या 2005 में आया, 2006 में आया, 2002 में आया, फिर 2010 में आया? तो सही जवाब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? सही जवाब बनेगा ये ऑप्शन बी, यानी कि आपका 2006 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006 में पारित हुआ। अगला है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत क्या, अनुच्छेद 16, 17, 18 या 23? तो यहाँ पर सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का संविधान के अनुच्छेद में है, ठीक है, अस्पृश्यता 17 में है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो बेहद ही आसान सा सवाल, क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? अरे इसका तो सभी लोग आंसर दे दो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सही जवाब इसमें क्या बनेगा आपका? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी, भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान, अब यहाँ से शुरू होता है आपका पैडागॉजी, ठीक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो जब पैडागॉजी आती है तो हमने हमेशा कहा आप जो है सबसे पहले क्या करिए, पॉजिटिव और निगेटिव जो शब्दावलियाँ हमने आपको बता रखी हैं कई बार, उन शब्दावलियों का ध्यान दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल कर आता है तो क्या करिए आप, एनिमेशन मेथड का प्रयोग करिए। एनिमेशन मेथड क्या होता है? तो जो शब्दावलियाँ होती हैं उनके अनुसार जो है आप विकल्पों को काटना सीखिए। जब आप गलत विकल्पों को काट लेंगे तो सही विकल्प ऑटोमेटिक आपका निकल कर सामने आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि निगेटिव शब्दावली हमने क्या बताई थी, रटाना, कंठस्थ कराना, अधिक अभ्यास कराना, या मूल्यांकन के लिए पढ़ाना, या फिर परीक्षा के लिए पढ़ाना, पाठ्यक्रम को समाप्त करना या पूरा करना, आनंद के लिए पढ़ाना, तो ये सभी क्या होती हैं, निगेटिव शब्दावलियाँ होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव शब्दावलियाँ, तो पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा रचनात्मकता, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, और सतत और व्यापक मूल्यांकन सही हो जाएगा आपका। जिस विकल्प में बच्चे का अनुभव जुड़ा हो, मातृभाषा जुड़ा हो, या बच्चा करके सीख रहा हो, ठीक है, तो वो सभी, और समावेशी शिक्षा हो, वो सभी आपके पॉजिटिव शब्दावलियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार। जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमने आपको जो निगेटिव शब्दावली बताई उससे आपको रटना जो है, छात्रों को रटाना, ये आपका निगेटिव हो गया। अच्छे अंक दिलाना, तो ये भी हमने बताया था निगेटिव है। ऑप्शन सी कह रहा है कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। तो हाँ, जो सामाजिक शिक्षण आप देते हैं, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, उसमें यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों में आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना ही होता है। समाज के नियमों को चुपचाप मानना तो ऐसा नहीं होता, बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो हमने आपको कई बार बताया है, क्या सत्तावादी होगी, तानाशाह होगी, सुगमकर्ता होगी, फिर उपदेशक होगी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बेटा बनेगा सुगमकर्ता या सहकारी, ठीक है। यानी कि कक्षा में एक ऐसा माहौल जनरेट करना जिससे बच्चा अपने ज्ञान को या अपने ज्ञान का निर्माण कर सके बिना भय के, ठीक है। तो भय मुक्त वातावरण बच्चों को देना होता है जिसमें बच्चे अपने जो है क्वेश्चन को अपने टीचर के साथ पुटअप कर सकें, पूछ सकें उनसे, और आसानी से सीख सकें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो परियोजना विधि जो होती है उसमें क्या मुख्य लाभ क्या होगा? क्या वह समय बचाती है, या फिर यह करके सीखने को बढ़ावा देती है, या ये रटने को बढ़ावा देती है, फिर यह शिक्षक का काम कम करती है? तो देखिए, यह समय बचाती है तो नहीं, ऐसा समय बचाने से नहीं होगा। रटने को बढ़ावा देना नहीं होगा, शिक्षक का काम कम करना नहीं होता है, यह करके सीखने पर बल देती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो क्या ऑप्शन कह रहा है केवल लिखित परीक्षा लेना? तो लिखित परीक्षा लेना नहीं होता है, ठीक है। केवल खेलकूद नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी दोनों कट गए, क्योंकि दोनों में केवल स्टार्टिंग में ही मिला, तो केवल वाले हमेशा आपका निगेटिव ट्रैकवर्ड होता है, कट जाएगा, ठीक है। अगला आपका है बच्चे के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन करना। तो हाँ, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। बच्चों का शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन करना जरूरी होता है, ठीक है, जिसमें से बच्चा और बच्चा होगा, बच्चे के साथी होंगे, और साथी होंगे आपका अध्यापक, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा होती है बेटा, उसमें कक्षा को सजाने के लिए तो नहीं, पृथ्वी के आकार और महाद्वीपों की सही स्थिति को बताने के लिए आप ग्लोब का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक विधि में हम चलते हैं तो जो आगमन विधि होती है जिसको आगमनात्मक विधि भी कहा जाता है, इसमें किधर से किधर क्या नियम से उदाहरण चलेंगे, उदाहरण से नियम चलेंगे, ज्ञात से अज्ञात चलेंगे, फिर मूर्त से अमूर्त चलेंगे। तो आगमन विधि में क्या होता है बेटा, पहले आप उदाहरण देते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, पहले उदाहरण का इशारे देंगे, उसके बाद जो है नियम की ओर तब बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है ये सही? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण का उपयोग होता है। तो जो क्षेत्र भ्रमण होता है यानी बच्चे को कहीं पर ले जाकर के घुमाना, ठीक है, तो उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? मनोरंजन के लिए। तो हमने हमेशा बताया मनोरंजन और आनंद के लिए कोई भी काम नहीं होता एजुकेशन में। छुट्टी पाने के लिए तो नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है अनुभव या अनुभवज साक्ष्य प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शब्दावली थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो होता है भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण, तो उसमें जो है बच्चे को किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना होता है, उसको वास्तविक रूप में उसका जानकारी देना होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी का सॉरी क्वेश्चन 51 कह रहा है कि प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या होती है? इतिहास की पाठ्यपुस्तक क्या ये है, यह पांडुलिपि, सिक्कों और अभिलेख, या फिर एक पुस्तक द्वारा लिखी गई जीवनी, या फिर ऑप्शन सी डी कह रहा है प्रत्येक समाचार पत्र का लेख। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो पांडुलिपि, सिक्के और अभिलेख प्राथमिक जो है प्राथमिक उदाहरण होंगे, प्राथमिक स्रोत बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लूम का वर्गीकरण संबंधी किससे है? तो ब्लूम का जो वर्गीकरण किससे संबंधित? शैक्षिक उद्देश्यों से, खेल नियम, राजनीति से, या फिर कृषि से? तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक उद्देश्यों से ब्लूम का वर्गीकरण है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल एडवर्टाइजमेंट होता है यानी सामाजिक विज्ञान जो विज्ञापन होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? जो विज्ञापन छपते हैं तो क्या किसी उत्पादन को बेचना होता है, या फिर सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता होती है, या फिर राजनीति करना, या फिर मुनाफा कमाना? तो देखिए इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक कर फैलाना। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लैगिंग रूढ़िवादिता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या लड़के लड़कियों को अलग अलग करना? तो अलग अलग करना नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग करना आपका निगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ऐसे उदाहरण देना जो रूढ़िवादिता को चुनौती दें। ठीक है, तो ऑप्शन यहीं पर आपका सही हो जाता है। या तो बच्चों के साथ चर्चा करिए, या फिर ऐसे चर्चा के दौरान ऐसे उदाहरण दीजिए जो रूढ़ियों को चुनौती दें। जैसे पुरुष नर्स हो, महिला पायलट हो, यानी कि महिला जो हो बाहर के काम करे, पैसे कमाए, जॉब करे, और जो पुरुष हो वो घर के काम इत्यादि करें। ठीक है, झाड़ू पोछा खाना काम कौन करे? पुरुष करें। तो इससे रूढ़िवादिता को ख़त्म करना होता है यानी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण विधि उपयोग मुख्य रूप से किस में की जाती है? तो जो सर्वेक्षण होता है ये क्या इतिहास में होता है, भूगोल और समुदाय और भूगोल को समझने में, या फिर केवल कला में, या फिर साहित्य में? तो इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी, समुदाय और भूगोल को समझना। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या विशेष बच्चों की अनदेखी करना चाहिए? तो नहीं, अनदेखी नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं अनदेखी कर सकते। सभी बच्चों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन बी बेटा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा वो होती है जहाँ पर सभी प्रकार के बालक, जैसे दिव्यांग हो गए, प्रतिभाशाली हो गए, पिछड़े बालक हो गए, सामान्य बालक हो गए, ये सभी बालक एक साथ एक एक क्लासरूम में पढ़ें। और टीचर को क्या चाहिए कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों की आवश्यकता अनुसार उनका टीएलएम यानी कि जो शिक्षण का माध्यम होता है उसके प्रयोग के द्वारा शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन सा कौशल उचित होगा? तो मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन सा कौशल उचित होगा? क्या अच्छी चित्रकारी,
तो चित्रकारी अच्छी नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, अच्छी चित्रकारी ही। ग्लोब का ज्ञान, ठीक है, तो ग्लोब का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता है कि ग्लोब का पूरा ही ज्ञान हो। अगला है आपका स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना। सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपका मानचित्र होगा, मानचित्र, मानचित्र पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कौशल क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना। और मानचित्र में सबसे पहले अगर पूछे कि क्या सिखाना होता है बच्चों को, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे बच्चों को? दिशाओं के बारे में बताएंगे, दिशाओं का ज्ञान पहले देंगे। क्यों? क्योंकि कौन सी चीज़ किस स्थिति में उसको, इस बात का तो पता चल पाए, इसलिए आपका दिशाओं को बताना जरूरी होता है सबसे पहले। नेक्स्ट है आपका उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है? तो केवल प्रतिभाशाली के लिए तो नहीं, केवल प्रतिभाशाली के लिए नहीं होगा, आपका आंसर कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम में कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों के लिए, या फिर शिक्षक के लिए, या फिर स्कूल प्रशासन के लिए, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहे हैं छात्रों के लिए। तो उपचार में क्या होता है? बच्चा जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं, कठिनाइयों को पहचानना है, उन पर मतलब कठिनाइयों को पहचानना, ठीक है। और जो निदात्मक शिक्षण होता है, तो उसमें कठिनाइयों को ख़त्म किया जाता है। यहाँ पर 58 का हो जाएगा आंसर बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो देखिए, केवल पाठ्यपुस्तक हो नहीं, शिक्षार्थी अपने परिवेश और अनुभव को इससे जुड़ा हुआ, तो हाँ बिल्कुल, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम हो वो शिक्षार्थी के अपने परिवेश और अनुभव से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सहकारी अधिगम का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य होगा? सरकारी सहकारी अधिगम का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए का छात्र अकेले काम करते हैं, या फिर छात्र छोटे समूह में मिलजुल कर रहते हैं, या फिर ऑप्शन, हाँ, तो सहकारी अधिगम में क्या है? इसमें होता है, देखिए छोड़िए ऑप्शन सारे, इसमें देखिए सहकारी अधिगम क्या होता है, जिसमें कई सारे बच्चे हों, ठीक है, कई बच्चों को एक साथ काम करने के लिए दिया जाए, ठीक है, काम करने के लिए दिया जाए, यानी समूह में। तो समूह में बच्चा जब किसी काम को करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक समूह में सभी बच्चे मिलजुल कर रहना सीखेंगे, एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे, उसमें समाजीकरण होगा, ठीक है, और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, छात्र छोटे समूह में मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए सीखेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही बताया या दिया है। और साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा, और अन्य प्रैक्टिस सेशन मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।